नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस महायज्ञ के अंदर। हमने 6 क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पिछली वीडियो में बात की थी। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि जो भी हम खाते हैं, भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था कि अलग अलग राज्यों में रहने वाले हमारे परिवारजन, उनकी क्या फेवरेट डिश है, वो अलग अलग राज्यों के फेवरेट डिशेज़ के अनुसार खाना खाते हैं। और हमने इन चीज़ों के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में हम वहाँ पे देखे थे कि अलग अलग विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में भी हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। आज हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे जो कि है भोजन के घटक। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप फर्स्ट दिया रखा है। इसमें हम देखते हैं कि आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। जो भी व्यंजन खाते हैं हम अन्न से बना होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल है। हम देखते हैं कि कई बार अपन साधारणतया हम वो भोजन नहीं ले पाते हैं जो हमें संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। हम कई बार कम ही आहार ले लेते हैं, पूर्ण तरीके से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से युक्त नहीं होता है, केवल कम मात्रा में भोजन लेके हमारा दिन चला लेते हैं। लेकिन हमें संतुलित आहार लेना चाहिए प्रतिदिन। इसलिए हमें ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जो पादपों द्वारा लिया जाता है, एक जो जंतु उत्पाद से होता है, जैसे कि इसमें मांस बताया गया है, ये जंतुओं से मिलता है। इस प्रकार ये 2 प्रकार के भोजन होते हैं। इसके आगे देखिए कि हो सकते हैं इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। आगे देखते हैं कि कभी-कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि कई बार हम पूर्ण संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं किसी भी कारण से, जैसे कि मान लो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यात्रा के दौरान हमें सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस कारण हम वो ही ज़रूरत, जैसे जिस तरीके से हमारा दिन गुजर जाए, इसलिए ज़रूरत का सामान या ज़रूरत की जो खाने-पीने की चीज़ें होते हैं वो लेकर के हम हमारा पूरा यात्रा वाला समय निकाल लेते हैं। लेकिन हमें संतुलित आहार नहीं मिल पाता है जो हमारे शरीर को पोषक तत्वों को, हमारे शरीर को जो आवश्यक है वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। ये बताया गया है क्रियाकलाप फर्स्ट के अंदर। उसके बाद में यहाँ देखिए 2.1 के अंदर कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों से मिलता है। यहाँ पे देखिए सारणी 2.1 में विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में दिया गया क्षेत्र या राज्य, सेकंड कॉलम है अन्न का व्यंजन, थर्ड कॉलम है दाल या मांस का व्यंजन, फोर्थ कॉलम है सब्जियां, फिफ्थ कॉलम में दे रखा अन्य व्यंजन। यहाँ पे क्षेत्र या राज्य दे रखा है पंजाब, पंजाब का अन्य या व्यंजन क्या है, मक्के की रोटी। और यहाँ पे दाल मांस का व्यंजन क्या है, राजमा। सब्जियां क्या बताई गई है, सरसों का साग। अन्य व्यंजन में है दही या घी। क्षेत्र राज्य आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर इसमें अन्न का व्यंजन है चावल, यानी अनाज का व्यंजन, यहाँ पे चावल खाते हैं। और ये दाल या मांस का व्यंजन में अरहर की दाल तथा रसम या चारू। सब्जियां बताई गई है कुंदरू की। अन्य व्यंजन है मट्ठा, घी या अचार। इसी प्रकार हम क्षेत्र राज्य लेते हैं, जैसे राजस्थान है, इसमें अन्न का व्यंजन दे रखा है जैसे बाजरे की रोटी और या दाल बाटी चूरमा। दाल या मांस, इसके अंदर आप जानते ही हैं मछली वगैरह। सब्जियां हैं, सब्जियां यहाँ पे सबसे फेवरेट होती है हल्दी की सब्जी। और अन्य व्यंजन के अंदर दे रखा है जैसे मालपुआ है, मिठाई ज़्यादा पसंद होती है राजस्थान के लोगों को। इसी प्रकार हम अलग अलग क्षेत्र राज्य के अलग अलग व्यंजनों के बारे में या सब्जियों के बारे में हम जानकारी देख सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। या जहाँ है ना जंतुओं से मिलते हैं, हम जान सकते हैं कि जो कच्ची सामग्री हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं कच्ची सामग्री में, जो हमारे शरीर को बहुत ज़रूरत होती है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो इन घटकों को हम पोषक कहते हैं।
जो हमारे शरीर के लिए कच्ची सामग्री आवश्यक होती है उनको हम पोषक कहते हैं। और हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्सांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। ये सभी पोषक जब हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, इन सभी में ये पोषक उपलब्ध होते हैं। और हमें कच्ची सामग्रियाँ या पकी हुई सामग्रियाँ भोजन जब हम लेते हैं तो उसके अंदर ये पोषक पदार्थ हमें मिलते हैं, और जिससे हमारे शरीर या बॉडी अच्छी बनी रहती है और हम स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। पके हुए भोजन में एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। कई बार है ना कम पोषक तत्व मिलते हैं किसी सामग्री में, और कोई अच्छी सामग्री होती है जिसके अंदर अच्छे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की परीक्षण भी हम आगे देखते हैं इनके। इसमें दे रखा है कि यहाँ पे परीक्षण देखिए कि इन परीक्षणों को करने के लिए आपको ना आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के हम जो परीक्षण करने जा रहे हैं उसके लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रश्नावलियाँ दी जाएगी, उसके अंदर एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। आप इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर ही कर सकते हैं। ये परीक्षण आप हमेशा पके हुआ या तो भोजन ले लीजिए या फिर कच्ची सामग्री, उससे भी आप ये परीक्षण का ये टेस्ट करके देख सकते हैं आप। इन परीक्षण किसी अन्य खाद्य पदार्थ पर भी कर सकते हैं। ये परीक्षण आप किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कार्बोहाइड्रेट ये देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। हमारे जो भोजन के अंदर जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसके अंदर मुख्यतः क्या होता है, उस मुख्य कार्बोहाइड्रेट के अंदर मंड तथा शर्करा के रूप में होता है वो कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे देखिए एक परीक्षण मंड के लिए, ये मंड के लिए परीक्षण है, ये जो बच्चे कर रहे हैं। हमें आपको यहाँ पे परीक्षण करके बता देती हूँ। आप देखिए आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे ट्रिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से भरी आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे ट्रिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन बनाना है तो उसके अंदर 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। अगर कॉपर सल्फेट विलयन बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, 100 मिलीलीटर जल चाहिए, उसके अंदर 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल दो, ये कॉपर सल्फेट का विलयन बन के तैयार हो जाएगा। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2 देखिए यहाँ पे मंड के लिए परीक्षण। क्रियाकलाप 2 में मंड के लिए परीक्षण बताया गया है। कार्बोहाइड्रेट में मंड उपस्थित होता है तो यहाँ पे इसकी टेस्टिंग के लिए उपस्थित है या नहीं, कार्बोहाइड्रेट में मंड है या नहीं, उसकी टेस्टिंग के लिए हम क्रियाकलाप 2 को अच्छी तरीके से देखेंगे कि अब कच्ची सामग्री अल्प मात्रा में लीजिए। अगर मंड का परीक्षण करना है तो जो भी खाद्य पदार्थ है या कच्ची सामग्री है उसको अल्प मात्रा में लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए। क्या डालना आपको, तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। यदि वो नीला या काला हो गया है तो उसके अंदर मंड उपस्थित है। ये नीला या काला रंग दे रहा है तो मंड की उपस्थिति दर्शाएगा उसके अंदर। यहाँ पे आपको बताया गया है कि नीला और काला रंग जो भी नीला, यदि ये टेस्टिंग कर रहे हैं बच्चे 2-3 बूंदे आयोडीन विलयन की डाल रहे हैं। आप इस डायग्राम को देखिए अच्छे से, इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ पे एक छात्र एक छात्रा है, वो एक आलू ले रहे हैं। उस आलू के अंदर देख रहे हैं कि इसमें मंड स्टार्च है या नहीं है, तो उसके लिए वो आयोडीन की 2 या 3 बूंदे डाल रहे हैं। यदि वो नीला या काला हो जाता है इसका मतलब होता है कि इसमें मंड की उपस्थिति को दर्शा रहा है। ये टेस्ट ये दिखाया जा रहा है इस प्रयोग के अंदर। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये वाला प्रयोग, ये वाला, ये इसको दिखा रहा है मंड के लिए ये। ठीक है,
आगे चलिए। अब हम यहाँ पे प्रोटीन के लिए परीक्षण करते हैं। हमने देखा ऊपर की मंड के परीक्षण में हमने आयोडीन की बूंदें डाली थी, जिससे काला या नीला रंग दिखाई दिया गया था। अब प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या जरूरी है ये देखते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी ही मात्रा लेनी है आपको। जो भी प्रोटीन का परीक्षण करना है जिसी भी खाद्य पदार्थ पे, उसकी थोड़ी सी ही मात्रा लेनी है। यदि वह ठोस है तो उसका पहला पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। यदि कोई भी खाद्य पदार्थ आप ले रहे हैं, यदि वो ठोस है तो आप उसका पहले पेस्ट आसानी से बना लीजिए। उसके बाद या फिर थोड़ा सा पीस कर उसको मसल कर उसके चूर्ण को एक परख नली में डाल देना और 10 बूंद जल की डाल देना उसे और अच्छी तरीके से हिला लेना। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाइए और कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। अब आप परख नली को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चा प्रोटीन का परीक्षण कर रहा है। आप देखेंगे कि ये बच्चा जो प्रोटीन का परीक्षण कर रहा है, इसने सब कुछ डाला है तो इससे इसको ना बैंगनी रंग दिखाई दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बैंगनी रंग आ रहा है इसके अंदर। इसका मतलब प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शा रहा है। यदि प्रोटीन का परीक्षण करते हैं तो उसके अंदर बैंगनी रंग दिखाई देता है, इसका मतलब प्रोटीन की उपस्थिति है उसके अंदर। प्रोटीन की उपस्थिति है। कुछ नहीं करना आपको इसके अंदर। अगर प्रोटीन का परीक्षण के बारे में जानना है तो बस 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की डाल दीजिए उस परख नली के अंदर और अच्छी तरीके से हिला लेना है। आगे देखिए बैंगनी रंग अगर उपस्थित है तो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शा रहा है। इसी प्रकार वसा के लिए परीक्षण, ये हमने मंड का परीक्षण देख लिया, प्रोटीन का परीक्षण देख लिया। अब हम वसा का परीक्षण देखते हैं। वसा के लिए परीक्षण के लिए क्या करना है कि आपको जो भी खाद्य पदार्थ है, जिस खाद्य पदार्थ के लिए आपको टेस्टिंग करनी है, उसको आप कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। आप क्या करेंगे कि उसको ध्यान से देखेंगे कि कागज़ के अंदर यदि जल होगा, उस खाद्य पदार्थ में जो जल होगा वो थोड़ी देर रखने के बाद में सूख जाएगा। और यदि उसमें जल नहीं है, उसमें तेल है, तो आप देखेंगे कि उस कागज़ के ऊपर आपको धब्बे दिखाई देंगे तेल के। यदि वो धब्बे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर वसा की उपस्थिति है उस खाद्य पदार्थ के अंदर। तो वसा के लिए यही परीक्षण है। आप यहाँ पे देखिए खाद्य पदार्थों में उपस्थिति या पोषक। खाद्य पदार्थ मंड उपस्थित है या नहीं है, प्रोटीन उपस्थित है या नहीं है, वसा उपस्थित है या नहीं है। देखिए कच्चे आलू के अंदर मंड उपस्थित होता है, दूध के अंदर प्रोटीन उपस्थित होता है और मूंगफली के अंदर वसा है। बिना पका चावल चूर्ण के अंदर मंड उपस्थित है। पके हुए चावल में इनमें भी मंड ही होता है। सूखे नारियल है उसके अंदर आपको वसा मिलेगा। बिना पकी अरहर की दाल चूर्ण में प्रोटीन मिलेगा। पकी हुई दाल के अंदर भी आपको प्रोटीन ही है और कुछ विटामिन भी। किसी भी सब्जी का जो टुकड़ा है उसके अंदर विटामिन प्रोटीन, किसी फल का एक टुकड़ा है उसमें भी आप है ना प्रोटीन और विटामिन मिलेगा। उबला हुआ अंडा जिसके अंदर सफ़ेद भाग, उसमें प्रोटीन मिलेगा भरपूर मात्रा में। ठीक है, आगे देखिए हमने ये परीक्षण कर लिया है वसा वाला, अच्छे से समझ लिया है। आप देखिए कि हमने 3 पोषकों को देखा है जो हमारे शरीर के लिए, एक संतुलित आहार के लिए बेहद जरूरी है। 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण हमने किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें बहुत ही आवश्यकता होती है। यहाँ पे अगला देखिए 2.2 के अंदर विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वसा से भी हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता ये है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। हमें कार्बोहाइड्रेट से तो तुरंत ऊर्जा मिलती है। यदि कोई इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसकी एनर्जी कम हो रही है तो उसको तुरंत कार्बोहाइड्रेट दीजिए जिससे उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो तुरंत एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, लेकिन हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए वसा बहुत ज़रूरी होती है। अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वसा और तुरंत एनर्जी प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट। तो हमें देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के अंदर मूंगफली, तिल और गिरी। ये मूंगफली,
गिरी जो आप देख सकते हैं बादाम की इनकी, और तिल। ये तो वसा के लिए है। आप देख रहे हो ना, ये तिल कार्बोहाइड्रेट तो वसा के लिए, हम कार्बोहाइड्रेट के लिए जो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला है, उसके लिए क्या क्या कार्बोहाइड्रेट जो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, इसके लिए हमारे लिए शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, गेहूँ, चावल, बाजरा, ये बेहद ज़रूरी है। इसी प्रकार आम, मक्का, ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत है जिससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। उसके आगे हम देख सकते हैं वसा। वसा के लिए क्या क्या ज़रूरी है हमें खाने के लिए? ये गिरी, मूंगफली और तिल, ये वसा के लिए बेहद ज़रूरी है। इसी प्रकार नीचे देखिए वसा के लिए मांस, मछली, मक्खन, दूध, घी और क्रीम और अंडे। मछली, ये इससे हमें वसा अधिक मात्रा में मिलती है, फैट मिलता है इससे, जो अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है वसा से। ठीक है, हमने वसा के कुछ पादप स्रोत और जंतु स्रोत दोनों को ही देखा है। तो ये तो पादप स्रोत है, मूंगफली, तिल वगैरह, सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, नारियल का तेल है, सोयाबीन का तेल, ये सब पादपों से मिलता है हमें। और जंतुओं से हमें ये मांस, घी, मक्खन, दूध, अंडे, मछली इत्यादि ये मिलते हैं ना। आगे देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं पादपों से मिलने वाले चना है, मूंग है, तुअर की दाल है, राजमा है, सोयाबीन है, मटर है, ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। उसके बाद में जंतु स्रोत क्या है प्रोटीन के? मांस, मछली, अंडा, पनीर, दूध, ये सब क्या है? प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक है ना। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। और प्रोटीन की आवश्यकता बेहद जरूरी की, क्योंकि प्रोटीन हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। जो पुरानी कोशिकाएं होती है जो टूट जाती है, या पुरानी जो झिल्ली आ जाती है, उनकी मरम्मत के लिए प्रोटीन बेहद ज़रूरी है। तो प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। जो भी हम प्रोटीन युक्त भोजन लेते हैं उसको प्राय क्या कहा जाता है? उसको शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। विटामिन जो होता है वो रोगों से हमारे शरीर की क्या करता है? रक्षा करते हैं। विटामिन सबसे बेहद जरूरी हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। हमारे शरीर में आने वाले बैक्टीरिया है उनके लिए हमारे शरीर उनसे लड़ने की क्षमता, जो बैक्टीरियाओं से लड़ने की क्षमता है, वो विटामिन ही प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। इसलिए हमें विटामिन प्रतिदिन आहार में लेना जरूरी होता है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इनके रासायनिक नाम भी होते हैं, लेकिन मैंने 6 क्लास में इतना डीपली नहीं पूछते क्वेश्चन की इनकी विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या है। जैसे विटामिन ए की कमी से हमारे रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्क्रवी, विटामिन डी की कमी से हमारे रिकेट्स रोग, विटामिन ई की कमी से जो बांझपन होता है वो आता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। इसलिए हमारे शरीर में संतुलित एक आहार में हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए संतुलित आहार के लिए विटामिन की बेहद ज़रूरी होता है। विटामिन अत्यधिक मात्रा में ही लेना चाहिए। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो विटामिनों का जो समूह होता है उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। समय समय पे हमें सभी प्रकार की विटामिन लेना चाहिए। यहाँ पे चित्र 2.6 में 2.6 में देखिए कि विटामिन ए के कुछ स्रोत है। आपको यहाँ पे विटामिन ए के स्रोत देखने को मिलेगा कि पपीता है, गाजर है, मछली का तेल है, ये आम है, दूध है, इनसे विटामिन ए मिलता है। आपको गाजर तो हमेशा सीजन में आपने देखा होगा इतनी महंगी भी नहीं होती, सीजन के अकॉर्डिंग गाजर को लेना भी चाहिए। उसके बाद में जंतु स्रोत दिया गया है यहाँ पे यकृत, ये जंतु स्रोत के अंदर दिया गया है चावल, ये चीज़ें आपको लेनी ही चाहिए। जंतु स्रोत है वो पादप स्रोत हैं। उसके बाद में नीचे देखिए विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं। विटामिन सी के सभी खट्टे पदार्थ विटामिन सी के स्रोत होते हैं। इसके अंदर दिया गया संतरा है, अमरूद है, मिर्च है, नींबू, आंवला,
टमाटर सभी खट्टे पदार्थ विटामिन सी के स्रोत होते हैं। इसी प्रकार नीचे जंतु उत्पाद है, जंतु के स्रोत है, दूध है, मक्खन है, यकृत है, अंडे हैं, मछली है, ये जंतु के स्रोत हैं। विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं यहाँ पे जो कि जंतु उत्पाद है। ठीक है, उसके बाद में हमें अल्प मात्रा में इनकी मतलब हमें अल्प मात्रा में तो लेना ही जरूरी होता है। अल्प मात्रा में तो हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है। आगे देखिए, आयोडीन के कुछ स्रोत दिए गए हैं यहाँ पे। आयोडीन के कुछ स्रोत के अंदर पालक है, यहाँ पे मछली है, उसके बाद में यहाँ पे अदरक वगैरह, ये आयोडीन के स्रोत दिए गए। फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं, इसके अंदर दूध है, केला है, मिर्ची है, चावल है, ये फास्फोरस के स्रोत दिए गए हैं। लोहे के कुछ स्रोत है, लोहे के अंदर आपको दिया गया है यकृत, नाशपाती, पालक, सेब, ये लोहे के स्रोत हैं। ठीक है, उसके बाद में कैल्शियम के स्रोत है दूध, अंडा, इसमें कुछ खनिज लवणों के भी स्रोत है ये। उसके बाद में देखिए, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। हमें भोजन ग्रहण करने के बाद में कुछ देर तक धूप में अवश्य बैठना चाहिए, जिससे हमें विटामिन डी मिलता है और हमारा शरीर जो है कैल्शियम बनाने के लिए कार्य करता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। अल्प मात्रा में जरूर खनिज लवण लेना चाहिए। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। अधिकांश जो खाद्य पदार्थ हम लेते हैं उसके अंदर एक से अधिक पोषक होते हैं। फिर भी किसी कच्चे सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। इसके लिए उदाहरण बताती हूँ मैं आपको कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। आप जो चावल खाते हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य पोषकों से अधिक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। अब ये आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे को किस नाम से जाना जाता है? रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। कौन से उत्पादों से होती है? पादप उत्पादों से होती है। हमारे जो पोषक तत्वों के अलावा हमें आहारी रेशों की आवश्यकता होती है। आहारी रेशों की भी आवश्यकता होती है। ये रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? साबुत खाद्यान्न है, दाल है, आलू है, ताजे फल है और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे लिए भोजन का आवश्यक अवयव है रुक्षांश। ये जब हमें कई बच्चों के दिमाग में ऐसे आ रहा होगा कि रुक्षांश हमारे शरीर में कोई भी मतलब पोषक प्रदान नहीं करता तो हम क्यों लें? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर जो बिना पचा हुआ भोजन होता है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। इसलिए हमें रुक्षांश वाले भोजन जरूर लेने चाहिए। वैसे तो जल की आवश्यकता होती है, इसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अंदर आलू है, ताजे फल है, सब्जियां हैं, ये एक प्रकार की रुक्षांश की उदाहरण है। तो ये हमारे क्या करते हैं? बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। आगे देखिए, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र है, पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ये जो रुक्षांश होते हैं ये क्या करते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र है, पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं। जो भी लिक्विड हम लेते हैं इनसे हमें जल की आवश्यकता जो होती है वो हमारे शरीर को पूर्ति हो जाती है, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। क्रियाकलाप थर्ड देखिए, इसके लिए एक उदाहरण है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें
हम आपको यहाँ पे एक क्रियाकलाप में एक प्रयोग दिया गया है। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छिला या मसला जाता है, तब आप ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें कि ताजे फल या सब्जी के बारे में आपको ये पता चलेगा कि वहाँ से कुछ पानी ज़रूर, हाथ में चिपचिपा वगैरह लगता है कि वहाँ से पानी निकलता है। तो ये क्रियाकलाप दिया गया है। जल, हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं, तो ये हमारे शरीर में जल की पूर्ति हो जाती है। अब 2.3 संतुलित आहार, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप मस्ट लगा लीजिएगा। मेरे पास पेन इतना अच्छा नहीं चल रहा है, इसको आप है ना इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा संतुलित आहार को, ये मोस्ट है। संतुलित आहार, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। जो भी हम कुछ ले रहे हैं उसे तो हम आहार कहेंगे, लेकिन संतुलित आहार का मतलब होता है एक पौष्टिक भोजन होना चाहिए जिसके अंदर सभी पोषक तत्वों की उपस्थिति हो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी तीनों पोषक तत्व हमें मिले, उसे हम संतुलित आहार कह सकते हैं, जो एक हमारे शरीर के लिए अच्छा रहता है, जिससे हमें हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, हमारे शरीर की वृद्धि विकास में बहुत ही सहायक होता है संतुलित आहार। कई बार कम या ज़्यादा ले सकते हैं, उसके कई बार पोषक तत्व की मात्रा कम होती है संतुलित आहार के अंदर, कई बार ज़्यादा होती है। तो हमें आहार में पर्याप्त मात्रा में नुकसानदायक जल भी होना चाहिए। संतुलित आहार उसे कहते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हो, पर्याप्त मात्रा में जल, पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश, इन सब की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। आगे देखिए कि आप यहाँ पे इसमें एक प्रयोग बताया गया है, रहने दीजिए। इसमें देखिए आप आगे की दालें हैं, मूंगफली है, सोयाबीन है, अंकुरित बीज है, मूंग व चना किण्वित भोजन है। ये दक्षिणी भारतीय भोजन है, जैसे कि इडली है, आटे का मिश्रण है, और मिस्सी रोटी है, जो मिस्सी यानी जो मिक्स करी हुई होती है, थेपला अनाज है, वह दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। ये चीज़ें कई पोषक उपलब्ध कराते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं, इसके उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। इनको केवल मात्र उचित प्रकार से भोजन प्राप्त करना ही नहीं, उचित प्रकार से पकाना भी चाहिए। पोषक तत्व, हमें इस प्रकार से भोजन को पकाना चाहिए कि पोषक तत्व नष्ट ना हों। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो ये संभव है कि उनसे कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। जब किसी भी सब्जी से छिलका उतारा जाता है और उनको धोया जाता है तो वहाँ पे विटामिन सी नष्ट हो जाता है उनका। सब्जियों फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं तथा उनमें खनिज लवण भी होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब आगे देखिए कि हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। जब हम भोजन पकाते हैं तो उनका स्वाद अवश्य बढ़ता है, लेकिन कुछ पोषक तत्वों की हानि भी होती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कोई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है, कि जैसे कि हमने बताया धोने से, सब्जियों को धोने से भी विटामिन सी नष्ट होता है, पकाने से भी होता है। ठीक है। वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन होता है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। यदि अधिक ऊर्जा लेना है तो वसा युक्त भोजन अवश्य करें। और तुरंत एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट। हमें वसा युक्त भोजन किस किस में मिलेगा? तली हुई चीज़ें जैसे कि समोसा है, पूरी है, मलाई है, रबड़ी है, पेड़ा है आदि में प्रचुर मात्रा में वसा युक्त भोजन है। ये एक वसा है, इनमें प्रचुर मात्रा में वसा है, तो ये वसा युक्त भोजन है। अधिक वसा युक्त भोजन खाने से हमारे लिए ना घातक हो सकता है, क्योंकि घातक तो नहीं कहेंगे, लेकिन अधिक वसा युक्त भोजन करने से फैट बढ़ जाता है, जिससे चर्बी
हो जाती है, चर्बी लटक जाती है, तो अधिक वसा युक्त भोजन भी ना करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो बहुत ज़रूरी होता है पर्याप्त मात्रा में तो हमें वसा लेनी ही चाहिए। बहुत हानिकारक होता है अधिक वसा युक्त भोजन, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में जो वसा लेते हैं वो मोटापे का कारण बनती है। तो साइडों में आपने देखा होगा कई मोटे लोग होते हैं उनमें चर्बी बढ़ जाती है, ये अत्यधिक वसा के कारण होता है। 2.4 में अभावजन्य रोग। ये अभावजन्य रोग क्या है, यहाँ देखिए कि खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि ये कमी लंबी अवधि तक रहती है ना, तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। कई बार ये होता है कि भोजन तो ग्रहण करते हैं लेकिन पूर्ण पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं। तो ये दिन अगर लगातार चलता रहा, ये कार्य अगर लगातार चलता रहा, तो उसके अंदर अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग हमारे पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, और यदि पोषक तत्वों की कमी लगातार लंबी अवधि तक बने रहें, मतलब कि पोषक तत्वों की कमी आप लगातार कम करते जा रहे हो, लगातार कमी होती ही जा रही है, तो इनसे हमें रोग हो जाता है हमारे शरीर को। और ये पोषक तत्वों के अभाव में होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहा जाता है। अगला देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। ये सब प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इसलिए हमें समय समय पर विटामिन तथा खनिज लवणों की मात्रा लेनी चाहिए। सभी जन्य रोग होता है ना, सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अभावजन्य रोगों की रोकथाम के लिए एक अच्छा सा उपाय बताया गया है, ये है उपाय संतुलित आहार। कोशिकाओं के विभिन्न क्षेत्रों के हम देखते हैं कि हमारे जो कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, यहाँ पे सारणी 2.2 के अंदर विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और विकार दिए गए हैं। विटामिन या खनिज अभावजन्य रोग या विकार और लक्षण। विटामिन ए की कमी के कारण दृष्टिहीनता, यानी हम कह सकते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसके लिए आपको लक्षण दिया गया है कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, अंधेरी रात होती है उसमें कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना भी बंद हो जाता है। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग, जिसके अंदर क्या होता है कि दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्क्रीवी रोग। इसका क्या लक्षण दिखाई देगा कि मसूड़ों से खून निकलना। यदि विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, रिकेट्स में क्या हो, इसका लक्षण क्या है कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग, इसका मतलब अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, कमजोर हो जाती है इसके अंदर हमारी अस्थियां। कैल्शियम में क्या है कि अस्थियां और दंत क्षय, यानी कि अस्थियों और दंत इनका कमजोर होना, अस्थियों का कमजोर होना, इसमें कमजोर अस्थियां होती है। दंत से यानी दांतों का क्षय होना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, घेंगा या गोइटर रोग। इसके अंदर क्या होता है कि गर्दन के अंदर हमारी जो ग्रंथि होती हैं ये जो फूल जाती हैं। बच्चों में मानसिक विकलांगता भी होता है आयोडीन की कमी से, इसलिए हमें आयोडीन भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। लोहे की कमी से क्या होगा, अरक्तता, यानी खून की कमी होगी, उससे क्या होगा, कमजोरी बढ़ेगी। ये था इसके अंदर, और ये प्रमुख शब्द है संतुलित आहार,
संतुलित आहार होता है पर्याप्त मात्रा में भोजन लेना चाहिए जिसके अंदर सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों पोषक तत्व उपलब्ध उपस्थित होने चाहिए। तीनों पोषक तत्वों की उपस्थिति होनी चाहिए, बराबर मात्रा में होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ जल और खनिज लवण की उपस्थिति भी होनी चाहिए। कुछ रुक्षांश वाले हमें वो पदार्थ भी लेने ज़रूरी होते हैं जिससे हमारे शरीर को जल की पूर्ति हो जाती है, ताकि बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकाला जा सकता है। तो संतुलित आहार के साथ में जल तथा खनिज लवणों की भी ज़रूरत होती है, बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, बेरी रोग यहाँ पे दिया गया है। बेरी रोग हमने बताया विटामिन बी की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ आता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तुरंत एनर्जी देता है और ऊर्जा आपको पता ही है कि हम जब कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उससे हमें तुरंत एनर्जी मिलेगी। वसा क्या करता है, ज़्यादा एनर्जी लेने के लिए या लंबे समय तक एनर्जी लेने के लिए हमें वसा लेना चाहिए, जो कि इससे पादप उत्पाद भी है वसा, और जंतु उत्पादों से भी मिल सकती है वसा। जैसे जंतु उत्पाद में आपको बताया गया है, मछली है, मांस है, अंडा, ये है। पादप उत्पाद भी है जैसे कि तेल है, मूंगफली है, ये पादप उत्पाद है। खनिज के अंदर सभी पदार्थ मिक्स होते हैं। जल और खनिज लवणों की उपस्थिति होती है। पोषक तत्व है जिसके अंदर हमारे शरीर को पोषक पदार्थ मिले, जिसके अंदर हमारे शरीर को किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो, जिसमें तीनों ही हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये पोषक तत्व है। प्रोटीन हमारे शरीर की जो टूटी हुई कोशिकाएं होती है उसका मरम्मत करने में सहायक होती है। प्रोटीन रुक्षांश हमने आपको बताया, रुक्षांश क्या होता है, जो ये सब्जियां होती है जिसके अंदर जल की उपस्थित होती है, ये रुक्षांश है। और स्क्रवी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। मंड आलू के अंदर उपस्थित होता है, स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। विटामिन हमें सब्जी और फलों से मिलता है। ठीक है, आपके यहाँ पे सारांश देखिए। सारांश में क्या दे रखा है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। मुख्य पोषक तत्वों के नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवणों की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। संतुलित आहार में आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल उपस्थित और उचित मात्रा में उपस्थित रहने चाहिए। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग तथा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। यदि हमारे आहार में लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी आ रही है तो इससे अभावजन्य रोग हो जाएंगे, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये सारांश भी देख लिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।